आप सबका स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि हम आपकी मुलाकात एक ऐसी लेडी, एक ऐसी शख्सियत से कराएंगे जिसने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करके एक ऐसे मुकाम को हासिल किया जिसकी उन्होंने तमन्ना भी नहीं की थी। तो आइए हम आपकी मुलाकात सुलेखा जी से कराते हैं, जो एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर हैं जिन्होंने अपना सफ़र और काफ़ी मेहनत से हासिल किया है। मैम से जानते हैं उनका सफ़र ज़िंदगी। तो मैम, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। मैं और हमारी जनता आपसे ये जानना चाहती है कि आपका ये सफ़र कैसा रहा और आपने कितना अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, ये सब मैं और मेरी जनता जानना चाहती है। देखिए, अपने सफ़र ज़िंदगी से बस एक छोटी सी चीज़ तो मैं कहना चाहूँगी, इंसान को ज़िंदगी में कभी वो नहीं मिलता जो वो चाहता है, और खुश वो रहता है जो उसे मिल जाए उसे वो स्वीकार कर ले और वो उसे अपना बना ले जी। तो ज़िंदगी की खुशी की जो पहली चीज़ है वो यही है कि आपको जो मिले उसके हंस के स्वीकार किया जाए, और यही चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में की है। जैसा कि सर ने कहा कि मेरी ऐसी कोई तमन्ना नहीं थी कि मैं जिस मुकाम पे हूँ मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, वो चीज़ मैंने नहीं सोची थी। मैंने अपनी लाइफ कुछ और सोची थी, लेकिन यहाँ भी पहुँच गए तो उस चीज़ की भी मुझे बहुत खुशी है, और मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करा, मैंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया, और वो चीज़ मेरी लाइफ का पैशन बन गई कि डिज़ाइनिंग मेरी लाइफ का पैशन है। और जैसे कि हम जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम 3 बहनें हैं, एक भाई है। शुरू में बेटियों का होना मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं अच्छा लग रहा था। वो मेरी मॉम को, मेरे डैड को कह भी रहे थे कि भाई ये क्या है, बेटियाँ होती जा रही हैं। पर फिर भी मेरे पापा ने कहा कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भाग्य है मेरी बेटियां, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बात है कहीं ना कहीं आज भी ये चीज़ ज़माने में है कि बेटा होता है तो लोग बड़े खुश हो कहते हैं हाँ जी बेटा हुआ है। तो वो खुशी, ऐसा नहीं है बेटी होने पे आजकल खुश नहीं होते, पर फिर भी कहीं ना कहीं 1% हर किसी के मन में होता है कि बेटा हो जी। तो ये चीज़ मुझे आज तक वैसे सच में समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों है। अब जिन्होंने अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का सपोर्ट किया है, और जिन लोगों ने कहा है कि नहीं हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और कर सकते नहीं है, हम लोगों ने किया भी है, ऐसी बात नहीं। कहीं ना कहीं हमें रोका जाता है, हमें टोका जाता है, तो हमें तो पता ही है। तो बस यही था मेरा सफ़र है जिनकी। रोक टोक हम पे भी थी, चीज़ें हम पे भी थी, फिर भी हम हर चीज़ों से लड़ते हुए, जूझते हुए, बिना हार माने बस मैं आगे बढ़ती रही। तो मैम, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो कोई डिफ़िकल्टीज भी आई थी आपके पढ़ाई करने में, या आपके फैमिली मतलब जो मम्मी पापा हैं वो सपोर्टिव थे आप स्टडी कराने में? या हाँ, मॉम डैड मेरे सपोर्टिव थे, पढ़ने में भी मैं अच्छी थी, उनको कहीं ना कहीं मुझसे उम्मीदें भी थी। लेकिन 12th में कुछ मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर पाई। और ये मैं आजकल की जनरेशन, आजकल के स्टूडेंट से भी कहूँगी कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, बजाय ट्यूशन्स के या उन चीज़ों की। जितना आप खुद किताबों में ध्यान दोगे उतना किताबें शायद आप पर ध्यान देंगी। और एक छोटी सी बात है, कहीं मैंने पढ़ी थी, जो सर किताबों में झुकते हैं उन्हें फिर कहीं और झुकने की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे पेरेंट्स ने खैर सपोर्ट किया, लेकिन मेरे डैड ने मुझे हायर स्टडीज़ के लिए नहीं जाने दिया। रीज़न वही बेटी कि एक्चुअली हायर स्टडीज़ के लिए हम जो थी वो दिल्ली से नहीं होती थी, उसके लिए मुझे लखनऊ या इलाहाबाद जाना पड़ता। इट मीन्स मुझे हॉस्टल में रहना पड़ता, और मेरे डैड ने वो चीज़ डिनाई कर दी कि नहीं, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब ठीक है, अब 2-4 साल बाद शादी कर देंगे, हमें इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाना। किस फील्ड में आपने पढ़ाई करी है? मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग में करी है। अच्छा, और शुरू से ही नहीं, मुझे नहीं आना था, मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना था, और मैंने ली भी साइंस एडीसी लिए थी, लेकिन 12th में मेरी परसेंटेज जो कम आ गई 45%। तो और आईआईटी का जो मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरी रैंक बहुत अच्छी थी, 1,76,000। जैसे आपने बताया अभी, तो आप तो 11th में आप बोल रहे थे कि 91 कुछ % आई थी आपकी, और एकदम आप ऐसे नहीं, एक्चुअली 11th में क्या था, मैंने टोटली सेल्फ स्टडी करी थी, मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, और वो भी मेरे लिए बहुत हार्ड था। 10th तक मैं हिंदी मीडियम में थी, और 10th के बाद सीधा मेरा इंग्लिश मीडियम में आ जाना। आप खुद समझ सकते हैं कि आप बचपन से कोई चीज़ हिंदी में पढ़ रहे हैं और एकदम से आपको इंग्लिश में आ जाए, तो वो मुझे कहते हैं ना, एक चुल हो गई थी मुझे कि क्यों ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। तो उसको समझने के लिए मैंने डिक्शनरी, एट दैट टाइम गूगल नहीं होता था, आजकल तो फटाफट से हम गूगल से पूछ लेते हैं, चीज़ें आ जाती हैं। उस टाइम पे हमारे पास किताबों के सिवा कुछ नहीं होता था, तो हम डिक्शनरीज वगैरह, मतलब उस टाइम पे मैंने इतनी डिक्शनरीज इतनी खोली। और मेरी मम्मी एक छोटी सी बात कहती थी,
अगर तू दिन में 5 वर्ड मीनिंग भी याद करेगी तो सोच तेरे को कितने महीने में याद हुए। मेरी मॉम बहुत सपोर्टिव थी, बहुत सपोर्टिव थी। मेरी मम्मी को ना पढ़ने का एक पैशन था। वो पैशन था एक्चुअली जब मम्मी का ज़माना था, फिर वही बेटी बेटे वाली बात, मेरी मम्मी को बहुत शौक था। मेरी मम्मी कैसे ना कैसे घर वालों से लड़ झगड़ के 9th 10th तक उन्होंने स्टडी भी करी, लेकिन वो वही 10th में आके मेरे मामू ने उन्हें एग्ज़ाम नहीं देने दिए, कि नानू को बोला कि भाई या तो एग्ज़ाम ये देगी या मैं दूंगी। फिर बेटे बेटी वाला फ़र्क आ गया, नानू ने कहा नहीं भैया मेरा बेटा एग्ज़ाम देगा, तू मत दे, तूने क्या करना है, तूने तो घर के झाड़ू पोछे करने हैं। तो वही वाली बात है कि लड़कियों को कहीं ना कहीं शुरू से अपनी इच्छाओं को मार के दबना पड़ता है। हाँ। तो और पहले जो थे, हमसे जो पहले वाली जनरेशन थी, हमारी मॉम वाली जनरेशन थी, वहां तक लड़कियां किसी भी चीज़ को अपोज नहीं कर पाती थी, नहीं कर पाती थी, नहीं कर पाती थी। अब जब हमारा वाला थोड़ा आया तो हम फिर भी थोड़े से हो गए कि नहीं हमने तो करना है। पर कहीं ना कहीं आज भी, और आज भी शायद कई फैमिलीज हैं, और फैमिलीज भी नहीं, खुद लड़की को पता नहीं किस तरीके से वो चीज़ करी जाती है, कहीं ना कहीं वो अपनी इच्छाओं को मारती ज़रूर है। तो वो मुझे लगता है कि अपने खुल के अपनी लाइफ को जीना चाहिए। तो जैसे कि आपने बताया कि जैसे फील्ड ही आपकी चेंज हो गई, तो कोई डिफिकल्टीज की फील्ड चेंज हो रही है एकदम, और कोई डिफिकल्टी की भाई अभी तक तो ये पढ़ाई करी और फिर बिल्कुल ही अलग सिलेबस हो गया, तो कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल, वही वाली बात आ गई, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आई, उसके बाद सीधा फील्ड चेंज हो गई। पर वही वाली बात थी, एक चीज़ थी मन में, हार नहीं माननी। मैंने कहा ठीक है ये मिला है, इसी को एक्सेप्ट करेंगे, इसी में घुसेंगे। तो कि उसकी भी फिर मैंने बहुत बहुत मेहनत करी। जब हम लोगों के एडमिशन्स हुए थे, 45% बच्चे थे एक बैच में, एक क्लास में, और आप बिलीव नहीं करोगे, एंड आते आते हम सिर्फ 25 गर्ल्स रह गए थे। तो बहुत कोर्स हार्ड था, मेहनत बहुत थी एक्चुअली इसमें, पूरी पूरी रात जाके हमें सबमिशंस करने पड़ते थे, सब करना। फिर मुझे लगता था अगर एक बार तू हार गई है तो जब दोबारा नहीं हारना, क्योंकि जब 12th का मेरा रिजल्ट आया था वो मेरी ज़िंदगी का बहुत गंदा टाइम था। उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड में थे या डिप्रेशन में, आप मान लो। मैं खुद उनको देख के इतनी परेशान हो गई थी कि मुझे लग रहा था अब सुसाइड तुझे कर लेनी चाहिए, शायद अब इसके बाद तेरा जीवन नहीं है, तेरी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि हमें कंपार्टमेंट्स में या रीटेक नहीं था हमारी पढ़ाई में। हमारी मॉम ने पहले ही बोल दिया था कभी लाइफ में रीटेक नहीं मिलेगा, आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ाते जाएंगे, जहाँ रुक गए वहाँ रोक देंगे। तो ऐसा नहीं था, परेशानियाँ आई, लेकिन वही वाली बात है, चुल है, हार नहीं माननी। तो मैम आप एक चीज़ ये और बताइए कि जैसे आप कह रहे फील्ड चेंज हो गई थी, तो मतलब आप ये, मैं और दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि आपको ये फील्ड आई कैसे? मतलब आपको किसी ने सजेस्ट किया या फिर आपने इसको कहीं से पढ़ा? आपको कैसे लगा कि मुझे इंटीरियर डिज़ाइनर ही करना चाहिए? इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया था, और मेरी 12th में परसेंटेज कम होने के कारण जब वो ऑडिटिंग्स होती हैं, जब आपको कोर्सेज दिए जाते हैं, तो एंड में मेरे पास जो कोर्स बचे वो मेरे पास ब्यूटिशियन और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बचा। मतलब मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं ये ले लूँ या मैं वो ले लूँ। अब मैं कंफ्यूज हो गई। मुझे ब्यूटिशियन, उस टाइम पे ब्यूटिशियन का भी कोई इतना था नहीं, हाँ, नहीं था उतना, और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में तो पता ही नहीं था। मैंने वो वर्ड ही पहली बार सुना था कि इंटीरियर डिज़ाइनर का भी कोई कोर्स होता है। मैंने अपने पापा को कॉल लगाया, मैंने कहा पापा ऐसे ऐसे 2 कोर्स बच रहे हैं। फिर पापा ने कहा देख ले, तेरी मर्जी है, करना है तो कर ले, लेकिन ब्यूटिशियन का तो नहीं करना, दूसरा वाला तेरा मन है तो कर ले। तो मैंने सोचा यार ऐसा ना हो घर जाऊं और मेरे पेरेंट्स कहें कुछ भी नहीं करना, झाड़ू पोछा करो, 1 साल बाद शादी कर देंगे। तो मैंने कहा नहीं चल यार इंटीरियर डिजाइनिंग ही भर देते हैं। तो मैंने इसीलिए वही भर दिया। मैंने कहा एटलीस्ट कुछ तो पढ़ूंगी। हाँ। नहीं तो मम्मी पापा ने बर्तन ही साफ करवाने थे और शादी कर देनी थी। तो ये तो रही मैम आपकी पढ़ाई की और आपकी इंटीरियर डिजाइनिंग। जैसे आप इस फील्ड में, इस कॉलेज में या कोर्स में आए, इंटीरियर डिजाइनर में आपने एडमिशन ले लिया, इसके बाद आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही, इसके बारे में? कॉलेज लाइफ मतलब मैं शेयर करना चाहूँगी। 12th तक मैं क्वाइट स्कूल में पढ़ी, और मेरा पता नहीं क्यों, जो मेरी कहते हैं ना पटने वाली बात होती है, जो मुझे रहना अच्छा लगता था वो मुझे बॉयज़ के साथ ज़्यादा रहना अच्छा लगता था। क्योंकि एक्चुअली मुझे वही है, गिल्ली डंडा खेलना, कंचे खेलने, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। और जब मैं कॉलेज में गई पहली बार तो मैं घबरा गई उस माहौल को देख के कि लड़के हैं यहाँ पे, तो अब मेरा दोस्त कौन बनेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स ही गर्ल्स का सपोर्ट नहीं करती,
कि वो वही उन्हें रोकती टोकती हैं कि यार तुझे ऐसे नहीं बोलना, तुझे ऐसे नहीं बोलना। और मैं हमेशा बॉयज़ की तरह करूँगा, खाऊंगा पीऊँगा, इस तरीके की मैं बातें करती थी। फैशन वगैरह का मुझे कोई शौक नहीं था। जब मैं कॉलेज में गई तो लड़कियां मेरे से कहती थी कैसे रहती है जल्दी बन के, थोड़ी मतलब स्टाइलिश बन के रहा कर। मैंने कहा यार मुझे तो ऐसे ही रहना आता है, तो हम ऐसे ही रहते हैं। और जब हम आए फर्स्ट ईयर में थे जब हम लोग, तो हमारे कॉलेज में ना इलेक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में बोला गया कि मतलब मेरे को देख के मैं थोड़ी थी दबंग सी और चंचल सी, ज़्यादा बोलने वाली। तो सबने कहा कि यार इसको चल खड़ा मतलब इलेक्शन में इसको कर देते हैं कि ये हो जाए। मैंने कहा नहीं, हारने के लिए मैं कोई गेम नहीं खेलती। अभी तो मैं नहीं, जब तक लोग मुझे नहीं जानेंगे मैं कोई इलेक्शन, हाँ नया फेज था जब हमें कोई जानता ही नहीं, हम उस फील्ड में क्यों उतरे और कोई मुझे सपोर्ट क्यों करेगा जब कोई मुझे जानता ही नहीं है। फिर सेकंड ईयर आया, सेकंड ईयर तक लोग हमें इतना जानने लगे थे कि लगभग पूरा ही कॉलेज मुझे जानता था, से कि बस स्टैंड से बस में बैठने से लेके और कॉलेज पहुंचने तक हर मतलब गुड मॉर्निंग होती ही रहती थी। तब हमें लगा कि नहीं, अब हमें इस फील्ड में उतरना चाहिए। फिर मैंने वाइस प्रेसिडेंट के लिए फॉर्म भरा, इलेक्शंस हुए और 6 साल बाद इंटीरियर डिज़ाइनिंग की जो फील्ड थी उसमें से कोई पॉलिटिक्स में आया और मैंने वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीता। और वो मोमेंट भी मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा था। और बस फिर कॉलेज में तो दबदबा हमारा था ही, हर कोई चौधरी साहब कह के बोलते थे। तो वो टाइम भी अपनी जिंदगी का बहुत अच्छा टाइम, वो भी एक प्राउड मोमेंट होता है। प्राउड मोमेंट था जी। तो जैसे आपने ये पर्चा भरा था तो कोई अमाउंट भी देना पड़ता है? नहीं, कॉलेजेस में कोई आपको अमाउंट नहीं पे करना पड़ता, कोई भी अमाउंट नहीं पे करना पड़ता, वो सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। तो ये आपने जो अपना इंटीरियर का जो आपका जो था डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपने की थी, ये आपकी किस ईयर में कंप्लीट हुई? ये मैंने 2005 में कंप्लीट की थी। ओके। हाँ, ये मेरा 3 इयर्स का कोर्स था। 2005 में मैंने कंप्लीट किया था। हाँ जी। तो आप उसके आगे का सफ़र आपका कैसा रहा? आगे का सफ़र जब हम फाइनल ईयर में आए तो फाइनल ईयर में वापस प्रेसिडेंट, तो फाइनल ईयर वाले जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के लिए आप भर सकते हो। तो मतलब मुझे सबको यही था कि अगर इसने भरा है तो यही है, इसके अपोज में कोई खड़ा ही नहीं होगा। ये भी लाइफ की एक बहुत बड़ी बात होती है कि कोई आपको अपोज ही नहीं करना चाहता। तो सबने ये कहा कि अगर सुलेखा ने ही बनना है तो कोई भी किसी भी फील्ड से अपोजिशन में फॉर्म नहीं भरेगा। तो ये भी कहती हूँ मैं तो अपने लिए बहुत मान की बात मानती हूँ, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, कि पूरे कॉलेज में कोई भी मुझे अपोज नहीं करना चाहता। तो लेकिन फिर हुआ क्या, फिर वही वाली बात है, एक कहावत कही है किसी ने, बहुत अच्छी कही है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और मैं थोड़ा सा उस कहावत को भूल गई और मैं कह रही भर देंगे। और जिस दिन फॉर्म भरने का लास्ट डेट था उस दिन अचानक से ऐसा हुआ कि मैं अपने होम टाउन चली गई। अब आज के टाइम में तो मोबाइल फोन्स हैं कि भाई बंदा जाए फटाफट फोन करो, उसको बुला लो। और उस टाइम पे नहीं होते थे, लैंडलाइन होते थे, वो भी घर पे था। तो अब घर पे तो कोई था नहीं। तो उस दिन का वो मेरा दिन रह गया। लास्ट जब तक 1 घंटा बचा था कॉलेज का, तब तक सब वेट करते रहे मैं आ जाऊँ, मैं, क्योंकि सबको पता था कि उसको पता है आज लास्ट डेट है। पर ट्रेजेडी कुछ ऐसी हो गई कि मैं नहीं कॉलेज पहुंच पाई। उसके बाद आप विश्वास नहीं मानोगे, 5 लोगों ने फॉर्म भरा था। मतलब आपके ना पहुंचने के बाद उसे 1 घंटे में 5 लोगों ने भर दिया था और मेरे डिपार्टमेंट से किसी ने भी नहीं भरा था। तो ये कौन से कॉलेज की बात है? ये मीराबाई पॉलिटेक्निक। हाँ जी, पॉलिटेक्निक से मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग का डिप्लोमा किया है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, सुलेखा मैम का सफ़र चल रहा है धीरे धीरे और सबको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा और हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमें ऐसी कहानियाँ सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो हम आगे का सफ़र जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो मैम अब आप हमें ये बताइए, आपने जैसे अपनी एजुकेशन यहाँ से कंप्लीट कर ली, फिर आगे आपका क्या पड़ाव रहा? आपने कहाँ जॉब करी, कैसे करी और आप किसके यहाँ पे आपने जॉब की? जब हमारा मतलब कोर्स कंप्लीट हो गया, 1 महीने पहले तो मैंने रेस्ट किया। फिर मैं बोर हो गई, मैंने कहा हो लोग घर में कैसे रहते हैं, तो मुझे लगा मुझे जॉब करना चाहिए। अब नेक्स्ट टास्क था पापा को जॉब के लिए कन्विंस करना। तो पहले पापा नहीं मान रहे थे कि नहीं, हमें लड़की से जॉब नहीं करानी, हमें लड़की का नहीं खाना, इस तरीके की। और वो सोच मेरे पापा की आज भी है। आज भी वो मेरे घर आते हैं, हाल तो आते ही बहुत कम है। मेरे पापा बेटियों के घर जाना पता नहीं क्यों पसंद नहीं करते कि नहीं मुझे बेटियों के घर जाके नहीं खाना या नहीं रहना, कभी भी नहीं रुकते। इवन मेरे भाई वगैरह भी हैं,
वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम जाके रुक गए या कुछ है, और इसलिए मेरे पापा भी वो चीज़ नहीं करते थे। तो लेकिन फिर मैंने मॉम को कहा मॉम प्लीज़ आप कन्विंस करो। फिर पापा को कन्विंस करना तो मेरी मॉम के बाएं हाथ का खेल था, और पापा ने मुझे जॉब के लिए परमिशन दे दी, और मैंने वहाँ 1 महीने जॉब की थी, और मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 3000 और 2005 में। 2005 हाँ, मैंने अगस्त 2005 में अपनी फर्स्ट जॉब करी थी, लेकिन हरिनगर घंटाघर के पास, वो बहुत दूर था, तो फिर मैंने छोड़ दी। फिर मैंने यहाँ दिल्ली में घर के पास ही जॉब थी, फिर मैंने वहाँ पे स्टार्ट करी। और एक छोटा सा वाक्य और बताऊँगी, मेरी सैलरी से मैं जिस दिन जब मेरी फर्स्ट सैलरी मेरे को मेरी लाइफ की मिली, तो मैं मिठाई लेके घर आई। मैंने पापा को कहा, मैंने कहा पापा ये मेरी फर्स्ट सैलरी की मिठाई है। मेरे पापा ने, आप विश्वास नहीं मानोगे, वो मिठाई भी नहीं खाई। कह रहे नहीं, मैं अपनी बेटी की कमाई का कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो हम उसूलों वाले मेरे पापा बहुत उसूलों वाले हैं। अगर उन्होंने किसी चीज़ को एक बार बोला कि ये चीज़ नहीं है, तो वो है ही नहीं। फिर उसको वो कोई भी मेरे पापा को उस चीज़ के लिए मना नहीं सकता। तो बस यही था। फिर नौकरी करी, फिर कुछ दिन करे, और मैं थी भी ऐसी, मतलब जब मैं वहाँ जॉब करने गई तो मैंने किया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग था, डाल दिया गया मुझे आर्किटेक्चर के फील्ड में, और जो मेरे बॉस थे उन्होंने मुझे एक ड्राइंग दी, वो मैंने गलत बना दी, क्योंकि मुझे उसकी कोई नॉलेज ही नहीं थी कि वो चीज़ कैसे बनेगी। तो मेरी बहुत जोर की डांट पड़ी। लेकिन वही है, मुझे शुरू से किसी की सुनने की आदत ही नहीं थी कि मैंने किसी की सुननी है, भाई मैंने नहीं सुननी, नहीं करनी, नौकरी छोड़ दी। और उसके बाद भी मतलब और एक जगह मैं इंटरव्यू देने गई, मैं बैठी रही, पहले बॉस का बहुत देर तक इंतज़ार करती रही आएंगे, और जब वो आके मेरे सामने इंटरव्यू लेने बैठे, मैंने उनका फेस देखा, मुझे मतलब नहीं अच्छी वाई हाँ। उन्होंने बोला इंटरव्यू, मैंने कहा नहीं देना इंटरव्यू, और उठ के मैं चली गई। तो मैं इस तरीके की थोड़ी सी वो थी कि जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती वो चीज़ मुझे नहीं करनी। हाँ, होता है, बिल्कुल। हाँ, तो कहीं ना कहीं वाइब्स आपको आ जाती है कि सामने जो है वो किस तरीके की पर्सनैलिटी है। तो जहाँ मुझे पर्सनैलिटी में डाउट लगता है, मैं वो रास्ता ही छोड़ देती हूँ। तो फिर ठीक है, जॉब करी, 3 साल जॉब करी। 2008 में अब हम 22 साल के हो चुके थे, तो पापा ने बोला अब शादी करनी है। मेरे पापा को लगता था कि बेटियों की शादी 22-23 साल में कर देनी चाहिए, और उन्होंने अपनी तीनों बेटियों की शादी इसी एज ग्रुप में उन्होंने कर दी थी। और जब भी जो आप कह रहे थे जॉब के बारे में, आपने जैसे शुरू में आपने वहाँ से आप आ गए थे वापस, आप क्योंकि आपने कोई ड्राइंग गलत बना दी थी, फिर आप दूसरी जगह इंटरव्यू देने गए, आपने वो एक्सेप्ट ही नहीं करी। हाँ। और आप तीसरी जगह वहाँ कहाँ गए आप, उसके बारे में? तीसरी जगह मैं गई अनुसुया जी के यहाँ, और वहाँ मैंने 9 साल नौकरी करी। एक ही कंपनी में मुझे वहाँ आज़ादी मिली। मुझे कहते हैं ना ज्ञान चक्षु खुलना, तो वहाँ रह के मेरे ज्ञान चक्षु खुले, और मुझे वाकई में कुछ करने का मौका मिला। तो उनको मैं भैया कहती थी, सर नहीं कहती थी, क्योंकि एक्चुअली कहीं मैं उन्हें पहले से जानती थी, तो उन्हें मैं भैया कहती थी। तो उन्होंने मतलब मुझे एक आज़ादी दे दी कि जो तुझे करना है कर। और जब मुझे ये आज़ादी मिल गई, और जब मैंने चीज़ों को करना शुरू करा, और जब मैंने अपना पहला डिज़ाइन जब अपने आंखों के बनता हुआ देखा, और जब कंप्लीट हुआ, मतलब इट्स अ वाव मोमेंट फॉर मी। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मैंने बनाया है। और उसके बाद मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट बनता चला गया, और फिर मुझे इतना इंटरेस्ट बना कि ये चीज़ ना मेरा पैशन बन गई, कि मैं कुछ भी मतलब नया कुछ ना कुछ करना मेरी एक आदत। क्या मतलब कई बार तो मैं रात को भी सोचती थी कि हाँ, रात को मेरे दिमाग में इमेजेस आ रही हैं, और मुझे लगता था मैंने सुबह जाके ये बना देनी है। हाँ, तो इतना पैशन है मुझे अपने काम के लिए। आप अपने पैशन में इतना खो गए के बाद? हाँ, पैशन है मुझे अपने काम का। तो मैम आज आप इसी पैशन के चलते हुए तो आप आज यहाँ हैं? हाँ जी। मेरे पास जैसे कोई क्लाइंट आ जाए, कोई कुछ कह दे कि ऐसा बना दो, वो मुझे फोटो दे दे, जब वो मुझे फोटो देते ना ऐसा बना दो, तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये मुझे फोटो दे रहे हैं तो मैं क्यों। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, और जब तक मैं कुछ अलग और कुछ नया नहीं करूंगी, मैं अपने फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकती। फोटो देख के तो कोई भी बना देगा यार, ठेकेदार बना देगा। तो एक डिजाइनर का मतलब है चीजों को बनाना, निकाल के लाना, खुद क्रिएट करना। डिजाइनर्स उन्हें कहते हैं कुछ नया बनाना, चेपने को डिजाइनर नहीं कहते। तो मैम कोई इंस्पिरेशन आपकी कि मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ, या शुरू से ही कॉलेज से आपने उनकी डिजाइनिंग देखी हो, या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मैं आपको सही बताऊं, जब हमारा वाला एरा था तो उसमें कोई इतना इस फील्ड का था नहीं, और इतना हमें ज्ञान भी नहीं था। बनने वाली जो बात है, मुझे किसी की तरह बनना तो नहीं। एक योगेश भैया थे हमारे, जब मैं वहाँ पे काम करती थी, योगेश भैया थे,
तो जो वो उनकी स्पीड थी ना, मुझे हमेशा लगता था कहीं ना कहीं मुझे इनकी वाली स्पीड पे पहुंचना है। क्योंकि वो जब जिससे वो काम करते थे वो कीबोर्ड तो देखते ही नहीं थे, जो वो उनकी स्पीड थी ना, बस मेरा पैशन था उनकी उस स्पीड को अचीव करना, और वो कहीं ना कहीं मैंने की भी है। वो करना भी चाहिए। हाँ, मतलब मुझे है, चीज़ों की चुल है मुझे। भाई हमारी बात रुक गई फिर, क्योंकि आप शादी की बात कर रहे थे। हाँ। तो इफ़ यू डोंट माइंड, एक बात पूछनी थी। तो आपकी जो मैरिज थी वो अरेंज थी या लव? इसके बारे में। जाटों की फैमिली में लव मैरिज? हाँ, ना 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 ना, ये तो आपकी हो ही arrange नहीं marriage सकता थी। था, बिल्कुल तो अरेंज उसके बारे मैरिज में थी। आप बताइए। तो बस उन्होंने पसंद, पापा ने कर लिया कि हाँ ठीक है भाई, हमें तो सारी चीज़ें पसंद हैं, करो। तो उस टाइम पे हमसे तो पूछा नहीं जाता था ना कि आपको पसंद है नहीं है क्या नहीं है। तो कोई था जो पसंद आया था, या क्योंकि कभी लाइफ में बॉयज की तरह रहते थे आपने जैसे बताया, तो कोई था ऐसा कि नहीं, कभी ऐसा हुआ तो नहीं कि कभी मानो कि ये सोच कभी दिमाग में थी ही नहीं। तो हमेशा जो मेल फ्रेंड्स रहे वो एज अ फ्रेंड ही रहे। कभी ऐसा नहीं था कि कोई फीलिंग हुई हो या मतलब ऐसा Personal कुछ हो, ऐसा कोई ऐसा relation कुछ नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिमाग सेट था हाँ। कि ये चीजें बहुत गलत होती है। क्योंकि आपको पीछे बैकग्राउंड से पता था कि नहीं यार ये गलत होगा हमारी हाँ family हाँ की हाँ हाँ, तरफ तो से मैरिज इस तो चीज़ जी का। अरेंज ही हुई थी। और मेरे पापा को पढ़े लिखे और खूबसूरत जमाई चाहिए थे। तो उन्हें बस जो मतलब पहला रिश्ता आया, मतलब पहले एक दो रिश्ते आए, तो कहीं कुछ समझ नहीं आया, कहीं कुछ समझ नहीं आया। फिर एक जगह अपना तय हो गया कि अब भैया अब यहाँ शादी कर देते हैं। और उससे पहले मैं जैसे एक दो बार मिली, मैंने फ़ोन पे बात करी, तो मुझे नहीं लगा कि वो मेरे लिए अप्रोप्रिएट लाइफ पार्टनर है। तो मैंने अपनी मॉम को कहा भी कि मम्मी कहीं ना कहीं एक डाउट आ रहा है कि शायद लाइफ ना अच्छी चले या कोई मतलब दिक्कत हो जाए। तो वही फिर से वही वाली बात आ गई, बेटी, क्योंकि तैयारियां हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। मम्मी ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता और अब तो शादी होगी। होगी फिर वही बात है, कहीं ना कहीं हमने अपने आप को फिर दबा लिया। फिर कहा चलो अब होनी है तो कर ही देते हैं। फोर्सफुली आपको करनी ही पड़ी अपने मम्मी पापा हाँ हाँ, इच्छा नहीं थी वो, फिर करनी पड़ी मुझे शादी कि चलो कर ली। और उसमें भी फिर ये हुआ कि जब मेरी विदाई हो रही थी तो उससे मतलब मम्मी ने एक बात कही कि एक्चुअली जो मेरे एक्स हस्बैंड थे वो 5 बहन और 1 भाई थे, तो मॉम नहीं थी, तो मॉम एक्सपायर हो चुकी थी। मेरी मम्मी ने कहा कि उस घर में सिर्फ एक बहू बन के नहीं जा रही है, उस घर में एक माँ बन के भी जा रही है। तो ये बात कहीं ना कहीं एज अ फीमेल दिमाग पे स्ट्राइक कर गई कि नहीं यार, वहाँ जाके तुझे चीज़ों को संभालना है। तो मैंने अपना शायद कह सकते हैं कि चलो 100% नहीं दिया होगा, क्योंकि 100% कोई भी चीज़ नहीं होती, कि 98% तो मैंने अपने एफर्ट्स दिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग मुझे कभी अपना मान नहीं पाए। वो क्यों नहीं मान पाए ये मुझे आज तक भी नहीं समझ में आया, कि कहीं ना कहीं या तो वो इतने टाइम से ये था कि घर पे कोई लेडी नहीं थी, या कहते हैं ना आपका एक क्या कहते हैं रूल चल रहा है, तो कोई और आके फिर उसका हकदार हो जाए। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ये चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगी। दूसरा ये था कि जो मेरे हस्बैंड थे वो एक्चुअली कुछ नहीं करते थे। अच्छा, मतलब तो, कोई हाँ, कोई मैंने अपनी लाइफ में नहीं था। उतना सेल्फिश बंदा मैंने कभी नहीं देखा। मतलब वो सिर्फ इंसान, वो एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। फिर समझते समझते जैसे चीज़ों को समझा गया कि नहीं, मतलब जैसी मैं एक दबंग, अल्हड़ सी और किसी की ना मानने वाली मैं लड़की थी, और एकदम से शादी के बाद मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। वो मेरी एक मम्मी की लाइन से चेंज हो गई कि नहीं आपने अब उसके, तो मैंने चीज़ों को फिर बहुत सहा भी, करा भी कि नहीं यार फैमिली बनी रहनी चाहिए, फैमिली बनी रहनी चाहिए, नहीं उसको टूटना नहीं। पर वही वाली बात है ना कि एक छोटी सी बात कहीं मैंने सुनी थी कि रिश्तों को निभाने के लिए अगर झुकना भी पड़े तो झुक जाइए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा झुकना पड़े तो रुक जाइए। फिर जितना मैं झुक सकती थी या जितना मैं वो चीज़ कर सकती थी मैंने की, लेकिन एक टाइम पे जब आके लगा कि उस चीज़ का फ़र्क और उस माहौल का इफ़ेक्ट मेरी बेटी पे आने वाला है, तो फिर मैं वहाँ रुक गई। मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी अपनी माँ को अपनी आंखों के आगे पिटते हुए देखे, और वो ये देखे कि एक महिला के साथ, तो मतलब एक फीमेल है और वो मेरी माँ है और उसके साथ इस तरीके का बिहेवियर हो रहा है, तो मैं उसको उस माहौल में नहीं बड़ा करना चाहती थी। मैंने कहा नहीं, उस टाइम मैंने डिसीज़न ले लिया कि मुझे इस रिश्ते से, इस चीज़ से अलग होना है। एक्चुअली मैं मतलब ये भी बात कहूँगी कि जिस मतलब फैमिली में मेरी शादी हुई थी, फैमिली अच्छी थी,
फैमिली ने मुझे कभी कोई ज़्यादा रोक टोक या ऐसे किया नहीं। पर वही वाली बात है कि जब आपका लाइफ पार्टनर ही आपके सपोर्ट में नहीं होता और आपका लाइफ पार्टनर ही अच्छा नहीं है तो बाकी के रिश्तों के कोई मायने नहीं रह जाते। तो आपने जैसे कि आप जो आपकी शादी के बाद आपने अपनी जॉब कंटिन्यू रखी थी या फिर छोड़ हाँ दी? जी, शादी के बाद बिल्कुल जॉब मैंने कंटिन्यू रखी थी, जो कि मेरी इच्छा नहीं थी। जैसा कि सर ने शुरुआत में ही कहा था कि मेरी कोई ऐसी तमन्ना नहीं थी। मतलब जो मर्जी मान लो, कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ लगी थी एक जॉब करने में, एक जो वो एक काम करने करियर वाला जो वर्ल्ड है उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और एक तरीके से आप कह लो उसे शोषण कह लो या किसी की कोई मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना गंदी एक नजर है। हाँ। वो चीजें तो वो चीज बर्दाश्त, और वो चीज ना मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होती थी। तो उस चीज से ना मुझे बहुत अंदर से मतलब आग लगती थी कि आप किसी के भी बारे में ऐसा क्यों सोच सकते हो। जैसे अब हैं हम लोग फील्ड में रहते भी हैं, कई बॉयज हैं कहेंगे अरे यार ये इतनी सक्सेस हुई है, इसने तो फिजिकल हुई है, या इसने ऐसा कुछ करा है, या इसने ऐसा कुछ करा है। और ये लोग कहते भी हैं, लोग सक्सेस फीमेल्स के लिए ये बातें आपको बहुत सुनने को मिलेंगी, कहने को भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो मैं उनसे भी हंस के ये बात कहती हूँ, ठीक है भाई हम हैं, हम तुम्हारे पीछे नहीं है, तुम हमारे पीछे हो भैया, हम तो नहीं तुम्हें कह रहे। तो ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम है तुम अपना सेक्स चेंज करा लो, पर फिर तुम उस चीज़ से परेशान क्यों हो। तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे वो चीज़ें थी नहीं कि मैं उस चीज़ में, मुझे था मैं अपनी फैमिली को बहुत प्यार से संभालूं। क्योंकि एक फीमेल का जो मुझे सबसे बड़ा काम लगता है, कोई कहते हैं ना कि एक हाउसवाइफ कुछ नहीं करती, मैं कहती हूँ एक हाउसवाइफ बहुत कुछ करती है। उसकी अपनी 24 आवर्स की जॉब है। क्योंकि कई कहते हैं कि यार वो कहते कि यार मेरी वाइफ तो सिर्फ हाउसवाइफ है, या कोई लेडी कहती हम तो सिर्फ हाउसवाइफ हैं। वो सिर्फ हाउसवाइफ नहीं होती भैया, वो 24/7 होती है, 24/7 होती है। हाँ, आप कोई छुट्टी नहीं होती। वो बीमार है फिर भी वो ये सोचती रहेगी नहीं यार मुझे मेरे बच्चों को खाना देना है, मुझे मेरे हस्बैंड को खाना देना है, मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स को खाना देना है। वो औरत कभी अपने आराम के बारे में सोचती नहीं है। और आप ये देखो कि जो मतलब फीमेल्स हैं जो जॉब भी कर रही हैं, वो चीज़ कर रही हैं, वो डबल जॉब कर रही हैं, वो घर के लिए भी करती हैं। अगर उसमें अगर वो सपोर्ट अगर एक्सेप्ट कर रही है, वो अगर वो उस चीज़ में कॉपरेशन मांग रही है कि यार जॉब मैं भी कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे उसमें थोड़ा तो मुझे कॉपरेट आप करोगे। आपको वो चीज़ें भी नहीं मिल रही, आप कहीं ना कहीं आपको रिलेशन में ना फिजिकल सपोर्ट है, ना मेंटली सपोर्ट है, ना फाइनेंशियल सपोर्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि उस रिश्ते के कोई मायने हैं। तो फिर ऐसे रिश्ते में मैंने बनना ही क्यों है। सबसे बड़ी बात है रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। जिस रिश्ते में आपका आत्मसम्मान ही नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आपको उस रिश्ते में होना चाहिए। आपको कोई भी रिश्ता जबरदस्ती नहीं झेलना चाहिए। एक मतलब मैं भाई मेल से भी कहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि महिलाओं पे हाथ उठाना नहीं है अच्छा। ये चीज बहुत गलत है, बहुत गलत है यार। ये तो बात सबको पता है कि ईश्वर ने आप लोगों को ताकत दी है, आप हमें आराम से पीट सकते हो, आराम से मार सकते हो। कोई एक्सेप्शनल्स हैं गर्ल्स जो इतनी हाई पावर्ड होती हैं, और मैं उनकी सच में दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ कि आप रेसलर हो, आप बॉक्सर हो, कि उतना मैं चाहती हूँ कि हाँ लड़कियों को ऐसा होना चाहिए कि कोई एक मारे पलट के एक उल्टा मारना है। तो पर वही वाली बात है कि 80% जो ताकत है यार, वो तो सही बात है आपके पास है, आप मार भी लोगे, लेकिन ये चीज़ गलत है। मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी बहन है, आपकी मॉम है, आप उनके साथ गलत नहीं होने देना चाहते, तो आपको किसी की भी बहन और किसी की भी बेटी के साथ गलत करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि मतलब आपको मतलब अपने हस्बैंड से सपोर्ट नहीं मिला था, कुछ होते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ मतलब ऐसी कोई मेमोरी कि आपने हार ही मान ली हो कि यार हाँ थी, बिल्कुल थी। मैं मतलब मेरी डॉटर करीब 5 to 6 months की थी। उस टाइम कुछ ऐसा घर में हुआ कि मतलब मेरे साथ ज़्यादा कहते हैं कहीं ना कहीं आपके एक आत्मसम्मान को ठेस लगना, वो चीज़ लगी। और पेरेंट्स थे हमारी वही जाट फैमिली से बिलोंग करते थे, तो मेरे पापा इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे कि आप घर आके रहने लग जाओ, या वो चीज़ उन्हें ये था जो मर्जी झेलो, जो मर्जी करो भैया, वो तुम्हारा घर है, हमने तो तुम्हारा कन्यादान कर दिया, हम तुम्हारे सपोर्ट में उस चीज़ में नहीं है, वही तुम्हारी फैमिली है, मारो पीटो जो मर्जी करो। ये मेरे पापा की जो सोच थी वो यही सोच थी कि आप फीमेल हो और फीमेल्स को तो ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं लगा कि आपके सपोर्ट में कोई कहीं भी नहीं है। तो फिर मैंने सुसाइड अटेम्प्ट मैंने किया, और मैं हॉस्पिटल भी रही, सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल। लेकिन वो एक मेरी ज़िंदगी का पहला मोमेंट था कि जब से मैं माँ बनी, मेरी बेटी मुझसे एक रात के लिए दूर रही।
वो जो मेरी बेचैनी थी उसे लेकर कि यार मैंने तो ये कदम उठा लिया, अगर मैं नहीं रही तो उसका क्या होगा। उस टाइम दिन में सोचा नहीं, तुझे टूटना नहीं है, तुझे वापस लड़ना है और तुझे वापस अपने घर पहुंचना है। तो उस टाइम पे जहाँ मैं जॉब करती थी, अनुज त्यागी जी रामप्रस्था, उन्होंने मुझसे एक बहुत छोटी सी बात कही, बेटा ये लाइफ के ट्विस्ट होते हैं, अगर आप इस ट्विस्ट में हल्के पड़ गए और टूट गए तो आप टूट जाओगे, आपको डटे रहना है, टूटना नहीं है। तो जो उनकी वो लाइन थी वो कहीं ना कहीं घर कर गई। और उन्होंने कहा तू वो पर्सनैलिटी नहीं है कि तू हार मान जाए, तू ये बता तूने आज तक हार मानी कब है। बस वो चीज़ थी दिमाग में बैठ गई कि नहीं भैया तूने हार नहीं माननी। दूसरा, मेरी लाइफ में मेरे दी जीजू, वो लोग मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहे, बहुत मतलब दे आर जस्ट लाइक सेकंड पेरेंट फॉर मी, कि कहीं ना कहीं वो मेरी बैकबोन थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई तेरे को अपनी लाइफ के डिसीजंस हैं और तू जो डिसीजंस ले, हर डिसीजन में हम तेरे साथ हैं। इवन मेरे पेरेंट्स ने नहीं उतना मेरे को सपोर्ट किया, पर मेरी दी जीजू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो लाइफ में कहीं ना कहीं जब आप उन चीज़ों को जूझते हुए निकले, फिर लगा आप बहुत टाइम हो गया रिश्ते को चलते चलते झेलते, मतलब आप ये मान लो कि 10 साल हो गए। तो आपने मेरा रिलेशन 10-12 साल रिलेशन जो था आपका 10 हाँ, साल आपने वो 10-12 साल मतलब 12 साल मेरा रहा। उसके बाद तो उसके बीच में आपको कोई आपके हस्बैंड से कोई सपोर्ट कुछ नहीं, कभी कोई सपोर्ट नहीं, support कभी नहीं कोई मिला। सपोर्ट नहीं था। कब इवन जो मैंने जो अपना किया था, मैंने अपने फैमिली को संभालने के लिए उसके प्यार तो कहीं ना कहीं पति था, तो कहीं ना कहीं उसको लेके फीलिंग्स तो थी, प्यार तो था, तो मैं उसको सपोर्ट करती गई कि मैंने अपना गोल्ड, अपनी चीज़ें, वो सब भी मैं कि चलो बेच दिया, या ठीक है फैमिली बनी रहे। पर वो जब कहते हैं ना एक बार किसी चीज़ की अंत हो गई, जब किसी चीज़ की अंत हो जाती है तो फिर मुझे लग जाता है नहीं अब नमस्ते कर लेना चाहिए। तो फिर मैंने डिवोर्स अपना फाइल किया। तो अभी लास्ट 3 इयर्स पहले मैंने डिवोर्स ले लिया, नाउ आई एम सेपरेट। तो बस उसके बाद फिर सोचा अब यार जॉब करते करते भी बहुत टाइम हो गया कि जॉब कब तक करेंगे, तो खाली अपने आप में बहुत अचीव भी मैंने किया। लड़कियों के लिए कह देते हैं ना कि मायके वाले कहते हैं अपने घर जाओ, ससुराल वाले कहते हैं अपने घर से क्या सीख कर आई है। जो मैंने अचीव किया वो सबसे पहले मैंने घर अचीव किया, जो जिसे मैं कह सकती थी वो मेरा है, वहाँ मुझे कोई कहने वाला नहीं है कि अपने घर, यार वो मेरा घर है। तो सबसे पहली जो मेरी लाइफ की अचीवमेंट थी वो अचीवमेंट मेरी ये थी। और मैं सच में मैं अपनी डॉटर के लिए भी एक इंस्पिरेशन बनना चाहती थी कि नहीं, उसको मैं उस माहौल में पालना चाहती थी कि फीमेल्स को तो पिटना चाहिए या करना चाहिए। उसको भी मैं यही चीज़ कहती हूँ, अगर आप गलत नहीं हो तो आपको नहीं झुकना, अगर आप गलत नहीं हो तो आपको नहीं झुकना, आपको डटे रहना है कि हम सही हैं। ये बात तो आपकी रही पर्सनल लाइफ की। तो अब हम प्रोफेशनल पे आते हैं। तो आपने अपने लाइफ में मतलब जॉब आपने कितने साल की? जॉब मैंने आप ये मान लीजिए जॉब की मैंने 18 ईयर्स, 18 साल मैंने जॉब की। 18 साल जॉब करने के बाद फिर कहीं ना कहीं लगा यार अब अपना करते हैं। तो आपको कहते हैं ना कि जब आपके पास सपोर्ट्स ना हो फाइनेंशियली, आपको पता है एक मिडिल फैमिली से आप बिलोंग करते हैं और आप एक मिडिल फैमिली में हैं, तो फाइनेंशियली जो दिक्कत होती है उसको झेल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे डर लगता रहता था अगर मैंने अपना शुरू कर दिया, काम नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो मेरा घर कैसे चलेगा। क्योंकि देखिए जो एक आत्मसम्मान है मेरे अंदर, जो एक स्वाभिमान है, मुझे किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी से मांगूं जाके या मैं किसी के यहाँ जाके रह लूँ कि नहीं यार ये मेरे को सर्वाइव कर दे या मेरी बेटी को कर दे। क्योंकि चलो मैं किसी की जिम्मेदारी, चलो एक बार को मैं मान सकती हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो सकती हूँ, लेकिन मेरी बेटी तो सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है ना। तो उस चीज़ के लिए मुझे खुद करना था। तो मेरी लाइफ में जब हमने जॉब स्टार्ट करी थी तो एक भाई कह लो, मेल फ्रेंड कह लो, वो शुरू में था। अब फिर उसके साथ ऐसे रिलेशंस मेरे बिल्ट हुए कि जस्ट लाइक अ रियल ब्रदर, कि वो इतना सपोर्टिव था, वो था। फिर उसने कहा नहीं दीदी यार छोड़ो, चलो अब अपना करते हैं। तो ठीक है, मैंने कहा भाई ठीक है, हम दोनों बहन भाई एक दूसरे के साथ हैं, हमें लगता है हमें किसी की तीसरे की ज़रूरत है। फिर लाइफ में कई मतलब ऐसे मेल फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कहती हर मेल ऐसे होते हैं, कुछ मेल्स बहुत अच्छे होते हैं जो फीमेल्स को सपोर्ट करते हैं कि नहीं आपने आगे बढ़ना है। तो वो सपोर्ट जब आपको पता है ना आपके पीछे है तो आप आगे बढ़ जाते हो। तो वो मेरी लाइफ में ऐसे 2 पर्सन्स हैं जिन्होंने मुझे उस चीज़ के लिए सपोर्ट करा कि नहीं हम तेरे पीछे, हम देख लेंगे, तू आगे चल। तो उन लोगों को मैं आज थैंक्स बोलना चाहूँगी सबके सामने कि भाई लोग आपने मुझे सपोर्ट करा और मैं यहाँ पहुँच पाई। तो उनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो हमने अपनी कंपनी अब स्टार्ट की है, अभी हमारा स्टार्टअप ही है
अभी हम लोग स्ट्रगल टाइम पे हैं, तो आप लोगों की जब विशेस रहेंगी तो हम कहीं ना कहीं पहुंचेंगे ज़रूर। और जैसे कि मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी आजकल की जनरेशन से, आजकल के बच्चों से या किसी से भी, कि कभी ना अपने पेरेंट्स से कुछ ना छुपाएं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के शादी के 3 साल में मैंने अपने पेरेंट्स को कभी अपनी तकलीफ़ बताई ही नहीं कि मैं किस तकलीफ़ में हूँ। मेरी माँ कई बार मेरे फेस को देख के बोलती भी थी कि तुझे कोई परेशानी है, तेरे चेहरे पे वो चमक नहीं है जो एक चमक एक नई न्यूली मैरिड के फेस पे होती है, वो चमक नहीं है। और ये भी बात कह दूँ, फीमेल्स की फेस की चमक उनके हस्बैंड के प्यार पे डिपेंड करती है। बिल्कुल ही, आप बिल्कुल सही। हाँ, कि वो जब जो हस्बैंड सपोर्टिव होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, उनकी जो वाइफ्स होती हैं उनको आप देखोगे बड़ी चिल पिल सी रहती हैं। और कहीं ना कहीं अगर वो दुखी रहती है तो कहीं ना कहीं उसके फेस पे दिखता ज़रूर है कि कहीं ना कहीं वो अंदर से खुश नहीं है। तो वो मेरी मॉम ने इस चीज़ को पहचाना था और मैंने 3 साल नहीं बताया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अपने पेरेंट्स को हर बात बताना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ बतानी ज़रूरी है। कि हो सकता है अगर आपकी गलती भी, आप कुछ गलत भी करके आए हो तो आप उन्हें बताओ कि वो आपको मारेंगे, डांटेंगे भी, सब कुछ करेंगे, लेकिन एट लास्ट आपके सपोर्ट में वही होंगे। तो पेरेंट्स से बड़ी लाइफ में कोई चीज़ नहीं होती और कोई सपोर्ट नहीं होता। पेरेंट्स सबसे बड़ी सपोर्ट होते हैं। तो मैं आज के बच्चों से, आज की जनरेशन के बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स से आप कुछ ना छुपाएं, जो मर्जी करें आप उनको बताएं ज़रूर, क्योंकि आपकी गलती का फ़ायदा कोई और ना उठाए। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका अपने पेरेंट्स के साथ क्लोज होना और उन्हें अपनी हर बात बताना। और प्रोफेशनल लाइफ अभी तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्ट्रगल टाइम पे हैं। अब हम लोग 3 लोग हैं जो आपस में मिलके काम कर रहे हैं। देखिए आपके सपोर्ट से हम कहाँ पहुँचते हैं। तो ये तो रही हमारी सुलेखा मैम की अब तक की सफ़र की सारी दास्तान। तो अब एक इनसे कोई ऐसा कोई मोमेंट पूछते हैं जो इनकी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट रहा हो, कॉमेडी में समझ लो या हॉरर समझ लो या जैसा भी है। तो मैम आप एक चीज़ और बताइए, जैसे आपकी लाइफ का कोई ऐसा कोई फ़नी मोमेंट या कोई ऐसा कोई डेयरिंग वाला मोमेंट कोई आपको याद हो? हाँ, एक बार है, आपने सुना हो लाल कुआं के पास भमेटा एक गाँव है। हाँ, थोड़ा मतलब क्राइम उसमें और थोड़ा वैसा गाँव है वो। तो हम लोग किसी कारण से हमारा घर वहाँ पे हो गया था और एक जंगल के बीच में, खेतों के बीच में बिल्डिंग थी वो, वहाँ पे हमारा घर था। और वहाँ से मतलब 2 किलोमीटर तक कोई कन्वेंस नहीं था। और मैं दिल्ली जॉब करने आती थी तो मेरा 20-22 किलोमीटर का वो सफ़र था और बहुत हार्ड सफ़र था। पर वही वाली बात है, मैंने ज़िंदगी की मुश्किलों को हंसते हुए झेला है। और यही शायद सबसे बड़ी मेरी ताकत थी कि मेरे को किसी भी चीज़ से हार मानना मुझे पसंद नहीं था। तो एक बार ऐसा हुआ, रात थी, सर्दियों के दिन थे और बस से हम लोग ट्रैवल करते थे। बस ने वहाँ उतारा और मैंने देखा गांव पूरा सुनसान, बिल्कुल शांति, अंधेरा हो चुका है। और वहाँ पे वैसे ही हमें केस सुनने को मिलते रहते थे, आज वहाँ डेड बॉडी मिली है, आज वहाँ मिली है। तो भैया मेरे को तो बड़ा डर लग रहा। मैं अपने हस्बैंड को कॉल कर रही हूँ, वो मेरा कॉल नहीं पिक कर रहे। अब मैं कैसे जाऊँ कि यार बंदा मेरा कॉल पिक कर ले तो एटलीस्ट मुझे लेने तो आ जाए। पर वो उतना सपोर्टिव कभी वो था नहीं, उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। भैया फिर मैंने सोचा भैया जाना तो है। मैंने तो चप्पलें हाथ में उठाई और 2 किलोमीटर तक मैं दौड़ी। फिर तो मैं सोसाइटी के बाहर आके रुकी और वो मुझे ऐसा लगता था आज तो तू बच गई और सच में उस टाइम लगा कि हाँ मैं बच गई। तो ज़िंदगी के कई वाक्य आपको ऐसे हो जाते हैं कि यार अच्छा आज तो आप बच गए। तो वो वाली चीज़ें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तब है, तब महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी आप बता रहे हो कि उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश, वो भी रात का टाइम, और वो भी रात का टाइम। अब तो फिर भी हम लोग बहुत सेफ फील करते हैं, पर भैया पर उस टाइम पे तो बहुत डर था, सच में बहुत डर था। तो वो लाइफ का वाकया मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। और हैप्पी मोमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया। मेरे लिए हैप्पी मोमेंट था मेरे घर का होना, कि मैंने अपना घर किया। और मैंने क्या किया जी, मैं तो माता रानी की इस चीज़ के लिए बहुत बड़ी वो चीज़ मानती हूँ कि माता रानी की, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था आपको मैं बताऊँ जब मैं घर लेने चली। तो वो मेरी माता रानी ने कैसे किया, किस तरीके से किया। और उसमें मेरी माता रानी और एक मेरी अपनी मॉम, ये 2 मेरे सपोर्ट में थे। मेरी मतलब एक बार मैं मतलब हो भी गया था कि 5 लाख रुपए चाहिए थे, मुझे देने थे। मैं कहूँ मम्मा कैसे होगा, उस ब्याज पे ले लूँ? तो मम्मा ने कहा हाँ तू ले ले, बाद में देखा जाएगा। मतलब मेरी मम्मी ने कभी भी ये चीज़ नहीं हमें कही कि नहीं ये नहीं हो सकता। वो हमेशा कहती थी करो, सब कुछ हो सकता पीछे है। हाथ था, बैक हाँ थी। हाँ, वो जितना मुझे सपोर्ट कर सकती थी उन्होंने कभी नहीं रोका ये चीज़ नहीं करनी हो जाएगी। मम्मी कहती थी कर सकते हो तो करो, गो अहेड, मैं हूँ।
बिल्कुल। और जब कहते हैं ना कहीं आपको ये वाली चीज मिल जाती है ना कि आप करो, चाहे करना आपको ही है। देखो ये बात है कि चलना आपने सबको, सिर्फ आपको कोई कहने वाला ना चीयर अप, स्टैंड अप, तो वो आपके अंदर एक चीज लेके आता है। बिल्कुल। या फिर ना आप गेम खेल रहे हो, आप खाली सिंपल गेम खेलने जा रहे हो, कोई चीयर अप नहीं हो रही, कोई हुटिंग नहीं हो रही, तो आपको उस गेम में भी मजा नहीं आएगा। गेम तो खेलना आप ही को है, सिर्फ साइड वाले क्या सपोर्ट करते हैं, चेयर अप कि नहीं आप करो। तो वो जो मेरी लाइफ का चेयर अप था वो मेरी दी और मेरी मॉम। तो आप सबने सुना सुलेखा मैम का सफ़र इस ज़िंदगी। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आपके लिए ऐसे अच्छे पॉडकास्ट, ऐसे अच्छी बातें, ऐसे अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस हम आपके सामने लाते रहेंगे। और जो हमारा चैनल है सफ़र इस ज़िंदगी, आप उसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सबको सफ़र इस ज़िंदगी की तरफ से नमस्कार। बर्दाश्त और बगावत में अंतर है सिर्फ इतना, एक जीते जी मार जाता है तो एक जीना सिखा जाता है।